हेलो दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल S2E इन्फो पर। मैंने एक वीडियो बनाई थी अटल पेंशन योजना के ऊपर, जिसके अंदर मैंने अटल पेंशन योजना की जो स्कीम है उसको एक्सप्लेन किया था, उसके बेनिफिट्स को एक्सप्लेन किया था। आप वो स्कीम किस तरह से अवेल कर सकते हैं, किस तरह से ले सकते हैं, ये सारी चीजें जो है मैंने अपनी उस वीडियो में बताई थी। उसके अंदर यह भी बताया था कि आप जो पेंशन लेनी है वो कितने अमाउंट की आपको मिलेगी जब आप रिटायर होगे, आपकी एंट्री एज क्या होगी और उसी के हिसाब से आपका जो है कंट्रीब्यूशन डिसाइड होगा। ये सारी डिटेल जो है मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी। उस वीडियो का जो लिंक है आई टैब में यहां दे देता हूं, आप जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, उनके अभी भी डाउट्स हैं, तो मैं जो है आज आपके सामने एक और वीडियो लेकर के आया हूं और इस वीडियो में मैं जितने भी वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने क्या किया है, मैं यहां पर जो है ना PFRDA जो कि इसकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, उनके द्वारा एक जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एक ब्रोशर जो है इन्होंने रिलीज किया था। इस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर ही मैं जो है काफी चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा और जितने भी डाउट है, मैक्सिमम डाउट इस वीडियो में वो कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि आपके डाउट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा, बेल आइकन को अभी प्रेस कर दो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि अटल पेंशन योजना के ऊपर है। सबसे पहले कुछ चीजें जो है मैं फास्ट लेकर के चलूंगा। भाई अटल पेंशन योजना क्या है, मतलब नीड फॉर पेंशन क्या जरूरत है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इसके बाद अटल पेंशन योजना क्या है ये भी बताया है कि भाई आपको 1000, 2000, 3000 और 4000, 5000 पर मंथ की अगर पेंशन चाहते हो 60 साल की एज के बाद तो अटल पेंशन योजना आप ले सकते हो। आप यहां पर ये देखेंगे कौन इसको सब्सक्राइब कर सकता है। भाई इंडिया के सिटीजन जिनकी एज 18 से 40 साल की हो, सेविंग बैंक अकाउंट हो। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है 1 अक्टूबर 2022 से अगर कोई भी सिटीजन जो इनकम टैक्स पेयर बन जाता है वो इसके अंदर एलिजिबल नहीं होगा, 1 अक्टूबर 2022 से जो भी इनकम टैक्स पेयर बनता है वो अब इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना है। क्या प्रोसीजर है जी, बैंक ब्रांच पोस्ट ऑफिस में जाकर के आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ये मैंने बताया अभी लास्ट वीडियो में। कैन एन इनकम टैक्स पेयर ओपन न्यू APY अकाउंट, यहां से कुछ क्वेश्चंस जो है वीडियो में जो है पिछली वीडियो में कमेंट किए गए थे तो उनके आंसर्स यहां पर मिलेंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि कोई इनकम टैक्स पेयर ओपन न्यू अकाउंट, कोई भी इनकम टैक्स पेयर है क्या वो नया अकाउंट खोल सकता है? नहीं। फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 any citizen who is or has been an income taxpayer shall not be eligible to open new APY account. क्लियर है? इसके बाद any effect on existing APY subscriber or subscribers joining APY on or before 30th September 2022, यानी कि 30 सितंबर 2022 से पहले कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने APY स्कीम ली होगी। अब उसके बाद कुछ समय, उस समय वो नॉन टैक्सेबल में थे, नॉन टैक्सेबल स्लैब में आते थे, ऐसा समझ लीजिए। अब वो टैक्स पेयर बन गए तो क्या उनके ऊपर कोई इफेक्ट होगा, यही क्वेश्चन में बोल रहा है। तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप पहले जब आपने APY सब्सक्राइब किया था उस समय अगर आप टैक्स नहीं देते थे और मान लो आज आपकी इनकम में से टैक्स डिडक्ट होता है, आप टैक्स पेयर हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट, today a customer is a non-taxpayer and post subscription he become taxpayer, can such subscriber continue with APY? हाँ जी, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया customer has income which is under non-taxable bracket then he will be eligible to subscriber. yes, अगर नॉन टैक्सेबल के ब्रैकेट में है तो कोई भी एम्प्लॉय हो, कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन जो है इसको सब्सक्राइब कर सकता है। If later on it is found that the customer is an income taxpayer, बाद में ये पाया गया या ये if later on it is found that the customer is an income taxpayer
एंड हिज एपीवाई इज टू बी क्लोज, उसका एपीवाई क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। विल एनी पेनल्टी बी लेविड ऑन द कस्टमर इन दिस रिगार्ड, नहीं, देयर विल नॉट बी एनी पेनल्टी ऑन द सब्सक्राइबर, हाउएवर एपीवाई अमाउंट ऑफ सब सब्सक्राइबर shall be closed and accumulated pension wealth would be given to back to the subscriber। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए पहले जब एपीवाई सब्सक्राइब किया था उस समय आप नॉन टैक्सेबल के स्लैब में थे, अब आप टैक्सेबल के स्लैब में आ जाते हैं मान लीजिए, तो आप एपीवाई को जो है ना कंटिन्यू तो करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको क्लोज करना चाहते हैं, यहां पर क्लोज की बात हो रही है, अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, यहां पर यही बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद वेदर एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और एनपीएस सब्सक्राइबर कैन सब्सक्राइब टू एपीवाई, जी नहीं। पहले था ये, जब ये स्कीम आई थी उस समय ये लोग एलिजिबल थे, क्योंकि उस समय टैक्सेबल वाला ब्रैकेट नहीं होता था। जब से टैक्सेबल वाला ब्रैकेट हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट और, अच्छा ये यस है, बट ये यस की कुछ कंडीशन है, मैं वो बताऊंगा। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में क्या होता है ना, सैलरी तो वैसे भी बहुत हाई होती है, वो मैक्सिमम लोग तो उसमें टैक्स पे करते ही हैं भाई। सेंटर की सैलरी है ना, स्टेट गवर्नमेंट की सैलरी, इनकी सैलरी जो है हाई होती है, तो मैंने इसलिए नो बोला, अदरवाइज वैसे तो यस है। कुछ एम्प्लॉइज ऐसे भी हो सकते हैं जो जिनका टैक्स नहीं डिडक्ट होता, क्योंकि अभी टैक्स स्लैब बढ़ा दिया था इस साल जो है ना, 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉइज हो सकते हैं जो नॉन टैक्सेबल की स्लैब में आ रहे हैं। उस केस में उनका जो है जब टैक्स नहीं कट रहा तो वो एपीवाई को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कर सकते हैं, बट डिपेंड करेगा कि एलिजिबिलिटी कंडीशन, जो एलिजिबिलिटी कंडीशन यहां पर थी पॉइंट नंबर 3 पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्लियरली यहां पर रिटर्न है, ये तीनों फुलफिल होनी चाहिए, तभी आप एपीवाई को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब चाहे आप जो है किसी भी महकमे में हो, कहने का मतलब ये है, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो, चाहे आप पीएसयू में हो। इसके बाद व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग एपीवाई, ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था क्या क्या बेनिफिट्स हैं, यहां पर कवर नहीं करेंगे। इसके बाद आधार नंबर इज कंपलसरी फॉर ज्वाइनिंग द स्कीम, क्या आधार नंबर कंपलसरी है? देखिए आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको देना है, मतलब डिजायरेबल है। देखो हेंस इट इज डिजायरेबल नॉट मैंडेटरी। आधार नंबर जो है मैंडेटरी नहीं है, डिजायरेबल है। जब आप एपीवाई सब्सक्राइब करने जाएंगे तो आप बोलेंगे कि भाई मेरे पास तो आधार कार्ड है ही नहीं, तो आप एपीवाई को सब्सक्राइब तो कर सकते हो, लेकिन बाद में आपको आधार नंबर देना पड़ेगा। ये देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है, इट इज डिजायरेबल बट नॉट मैंडेटरी टू प्रोवाइड आधार नंबर for proper identification of the subscriber at the time of enrollment. However, Aadhaar details are to be submitted in due course of time, if not submitted at the time of enrollment. Enrollment के दौरान आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम या थोड़े समय बाद आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ये देना होगा। इसके बाद कैन आई ओपन एपीवाई अकाउंट विदाउट सेविंग बैंक अकाउंट? नहीं, विदाउट सेविंग बैंक अकाउंट आप इसको ओपन नहीं कर सकते। इज इट रिक्वायर्ड टू फर्निश नॉमिनेशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर मुझसे सवाल पूछा, कमेंट पूछा, भाई आपको नॉमिनेशन की डिटेल देनी है, आपको अपना नॉमिनी बताना है, ठीक है। इज देयर एनी प्रोविजन ऑफ डिफॉल्ट नॉमिनी और ब्लड रिलेशन? जब तक आपकी शादी नहीं होती तब तक जो है आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो। जैसे ही आपकी शादी होगी तो आपको अपनी डिटेल जो है बैंक में देनी होगी, और वहां पर ऑटोमेटिकली आपकी जो वाइफ है वो नॉमिनी बन जाएगी। ध्यान रखना, ऑटोमेटिकली ऐसा होगा, नॉमिनी आपकी वाइफ होगी। भले ही आपने नॉमिनेशन मान लीजिए अपने ब्रदर का कर दिया और आपकी शादी होगी, जब शादी नहीं हुई थी और मान लो शादी हो गई, तो अब आपकी वाइफ जो है ऑटोमेटिकली नॉमिनी बन जाएगी, ये ध्यान रखना है। ये देखो, इफ मैरिड द स्पाउस विल बी द डिफॉल्ट नॉमिनी, इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपकी वाइफ नॉमिनी होगी, ठीक है। द आधार डिटेल्स ऑफ द स्पाउस एंड नॉमिनी में बी प्रोवाइडेड, इस केस में आपको आधार डिटेल देनी है। हाउ मेनी एपीवाई अकाउंट आई कैन ओपन? भाई ये भी कमेंट कई लोगों ने पूछा कि मैं कितने अकाउंट खोल सकता हूं। आप जो है एक ही अकाउंट खोल सकते हैं एपीवाई के अंदर। कैन माइनर ओपन एपीवाई अकाउंट? नहीं, माइनर समझते हैं आप, जो छोटे बच्चे होते हैं, क्या उनका अकाउंट खुल सकता है? नहीं।
यानी कि 18 साल से पहले का कोई भी अकाउंट नहीं खोल सकते। इसके बाद नेक्स्ट है, इफ आई हैव कंप्लीटेड 40 इयर्स कैन आई ज्वाइन अटल पेंशन योजना। ये भी कई लोगों ने सवाल पूछा। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आपकी है जब जैसे ही 40 क्रॉस होती है तब उसके बाद एलिजिबल नहीं हो। 40 से कम यानी कि 39 पॉइंट, देखो यहां लिखा भी है कितने दिन होने चाहिए। अच्छा, इन्होंने यहां से बोला है पर्सन कैन जॉइन एपीवाई टिल हिज और हर 40th बर्थडे। फॉर एग्जाम्पल, इफ पर्सन एक्स बिकम्स 40 years old on 1st January 2023, then he or she is eligible to join APY till 1st January। 1 जनवरी तक वो एलिजिबल होगा, 1 जनवरी के बाद यानी कि 2 जनवरी से वो एलिजिबल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। वेदर एनआरआई इज एलिजिबल टू ओपन एपीवाई अकाउंट, एनआरआई जो पर्सन है वो भी एलिजिबल है। इसके बाद आफ्टर ओपनिंग ये सब की जरूरत नहीं है। हाउ टू कीप द एपीवाई अकाउंट परसिस्टेंट, भाई आपको जो है कंटिन्यूअस जो है पैसा डालना है एपीवाई अकाउंट में, है ना, तभी तो आपका अकाउंट जो है परसिस्टेंट रहेगा, मतलब कंटिन्यूअस रहेगा। इसके बाद यहां पर फिर से, इफ द सब्सक्राइबर इज टैक्स पेयर कैन ही और शी ओपन टू एपीवाई अकाउंट इन हिज और हर स्पाउस नेम। यस, मान लीजिए आप जो है टैक्स पेयर हैं और आपकी वाइफ जो हाउस वाइफ है, उसका कोई टैक्स नहीं कटता, तो आप अपनी वाइफ के नाम पर एपीवाई अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहां इसका ये मतलब है। व्हेन शुड एन इंडिविजुअल ज्वाइन एपीवाई, ये बता ही दिया है कि भाई 18 से 40 के बीच में ज्वाइन करना है। आर द प्रन नंबर फॉर एपीवाई एंड एनपीएस सेम, ये भी कई लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा है कि भाई जो प्रन नंबर आएगा ईपीएस सॉरी एपीवाई का और एनपीएस का, क्या ये सेम होगा? तो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों का जो प्रन नंबर है, प्रन नंबर होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ये नंबर जो है डिफरेंट होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद व्हाट अमाउंट वन नीड्स टू बी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एपीवाई, ये भी कई लोगों ने पूछा है कि जी मेरी एज 36 है, तो मुझे अगर 5,000 रुपए की जो है पेंशन चाहिए तो मेरे को कितने अमाउंट जो है मंथली या हाफ ईयरली मुझे देने होंगे या क्वार्टरली देने होंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपको ये जो है मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कैलकुलेशन शीट दिखाई थी, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा। व्हाट इज द मोड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एपीवाई अकाउंट, ये भी कई लोगों ने पूछा है कि भाई हम इसमें किस तरह से पैसा डिडक्ट कर सकते हैं। ये देखिए वीडियो बनाते हैं हम लोग, वीडियो में हम सारी जानकारी देते हैं, लेकिन फिर भी लोग इस टाइप के जो है कॉमन क्वेश्चंस पूछते हैं, ताकि मतलब उन्हें तब भी डाउट होता है ना। तो इसीलिए यहां पर मैं फिर से बता रहा हूं, आप मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली जो है इसमें पेमेंट या कंट्रीब्यूशन चूज कर सकते हैं। व्हाट इज द ड्यू डेट आफ्टर कंट्रीब्यूशन अंडर एपीवाई, किसी ने अगर मंथली चूज किया है तो ये मान लीजिए फर्स्ट वीक ऑफ मंथ से कभी भी पैसे कट जाएंगे। किसी ने क्वार्टरली किया है तो क्वार्टर का जो पहला मंथ होगा उसमें किसी भी दिन आपके पैसे कट जाएंगे। हाफ ईयरली किसी ने चूज किया है प्लान, तो हाफ ईयरली में जो पहला मंथ होगा उसमें पैसे कट जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर भी कई एक दो लोगों ने सवाल पूछा था कि सर हमारे तो पैसे कब कटते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो ये उसी का जवाब है यहां पर कि जब आपने जो स्कीम ली थी उसमें देखिए आपने मंथली लिया है या क्वार्टरली लिया, उसी के हिसाब से आपके पैसे कट रहे होंगे। इसके बाद हाउ द क्वार्टर एंड हाफ ईयर्स आर डिफाइंड, ये जो है आपको समझने की जरूरत है, ये सीखने की जरूरत है कि इसमें क्वार्टर कैसे डिसाइड होता है। अप्रैल मई जून आपका फर्स्ट क्वार्टर है, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर है, अक्टूबर जुलाई अगस्त सितंबर एज सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एज थर्ड क्वार्टर एंड जनवरी फरवरी मार्च एज फोर्थ क्वार्टर, है ना। 3 क्वार्टर हो गए फाइनेंशियल ईयर के। अगर हाफ ईयरली की बात करी जाए तो अप्रैल से सितंबर तक और अक्टूबर से मार्च तक हाफ ईयर हो गया। मंथली तो आपको पता ही है। तो ये ध्यान रखना है कि भाई कब कब पैसा कटेगा, ये मैंने आपको अभी बताया। अगर आपका कंट्रीब्यूशन डिले हो गया तो पेनल्टी लगेगी, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, कितनी पेनल्टी लगेगी उसको एक्सप्लेन किया था। अदरवाइज यहां भी देख सकते हैं, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट ₹1 ऑफ एवरी 100 कंट्रीब्यूशन। 100 रुपीज के कंट्रीब्यूशन पर कितनी पेनल्टी है? ₹1 की पेनल्टी है। इसके बाद यहां पर लिखा है व्हाट विल हैपन इफ रिक्वायर्ड और सफिशिएंट अमाउंट इज नॉट मेंटेन्ड इन द सेविंग बैंक अकाउंट फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑन ड्यू डेट। तो यहां पर ये भी कई लोगों ने पूछा था कि भाई हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है,
तो क्या हमारा अकाउंट बंद हो जाएगा? तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां लिखा हुआ है अगर मान लो जिस भी ड्यू डेट पर जो भी आपका पैसा डिडक्ट होता है ऑटो डेबिट होगा। ये ध्यान रखना, इस पे भी सवाल पूछा है कि सर हमारे तो अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे डिडक्ट हो जाते हैं एपीवाई में, क्या ऐसा है? तो ये ध्यान रखिएगा, एपीवाई के अंदर ऑटो डेबिट फैसिलिटी है और ऑटो डेबिट ही होगा। आप ये सोचो कि मैं मंथली जाकर के पैसे जमा कर दूं, वो नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां पर ये ध्यान रखना है, अगर आप डिले करते हैं, है ना, मान लीजिए इस मंथ डिले हो गया, तो जब नेक्स्ट मंथ अगर मंथली कंट्रीब्यूशन है तो जब नेक्स्ट मंथ आएगा तो पिछले वाले जो पिछला महीना गया उसका पैसा और जो सब्सिक्वेंट मंथ है जो अगला महीना है उसका पैसा एक साथ जाए, यानी कि करंट मंथ का पैसा उस 2 महीने का पैसा एक साथ जाएगा। अगर मान लीजिए क्वार्टरली लिखा है, आपने क्वार्टरली कंट्रीब्यूशन चूज किया है, तो फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर दोनों का एक साथ जाएगा और पेनल्टी भी जाएगी। ये ध्यान रखना है। What will happen to APY account in case of non contribution? अब भैया नॉन कंट्रीब्यूशन में आप पैसा देना ही नहीं चाह रहे हो तो क्या होगा? क्या होगा भाई, जब आपका ये पैसा तब तक कटेगा जब तक आपके अकाउंट में जीरो नहीं हो जाएगा। इसके बाद मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि कब अकाउंट इनएक्टिव होगा, कब डीएक्टिवेट होगा, कब डिसेबल होगा और कब आपको दिखना बंद हो जाएगा, कब आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी, उसी वीडियो को आप देख सकते हैं, पहली वीडियो जो थी इसकी। हाउ द कंट्रीब्यूशंस आर इन्वेस्टेड इन एपीवाई, भाई ये भी बता दिया अभी। ये जो अच्छा ये इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, जो आप पैसा जमा कर रहे हो एपीवाई में वो पैसा कहां जा रहा है, सवाल ये है। वो पैसा जो है पीएफआईडीए जो है इन्वेस्ट करेगा। अब ये सरकार की बात है, आपकी बात नहीं है, इसमें समझने का कुछ ऐसा है नहीं। मुद्दे की बात करते हैं यहां पर। रजिस्ट्रेशन, सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन, ये तो मैंने बता ही दिया कि आप जो है कहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत सारे लोगों ने जो है मुझसे पूछा था, प्रण कार्ड प्रिंटिंग। आप प्रण कार्ड प्रिंटिंग जो है निकाल सकते हैं, इसकी ऐप से निकाल सकते हैं ना। ई पे पोर्टल है, वहां ई एपीवाई पोर्टल है, वहां से भी आप इसका जो है प्रण कार्ड जो है प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद जो एक और चीज थी, कई लोगों ने पूछी थी कि क्या हम जो है जो हमने स्कीम ली है, जो भी हमने स्लैब लिया है पेंशन का, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, क्या हम उसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं? तो यहां पर आप देखेंगे आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हो, डाउनग्रेड भी कर सकते हो टू द ऑप्टेड पेंशन अमाउंट। अगर मान लीजिए आपने 1000 रुपए मंथली पेंशन का प्लान लिया है तो आप इसे 2000 भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपने 5000 का लिया है तो उसे आप 3000 कर सकते हो। ठीक है, ये फैसिलिटी है। और ये जो अपग्रेड और डाउनग्रेड है साल में एक बार ही कर सकते हो। इन्होंने कब से चालू किया? 1 जुलाई 2020 के बाद से साल में एक बार होगा। एक बार आपने जो भी चूज कर लिया उसके हिसाब से पैसा कटेगा, फिर नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर में देखेंगे। ठीक है जी। इसके बाद कंटिन्यूएशन ऑफ एपीवाई अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर सवाल पूछा है कि भैया अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाएगी तो इस स्पाउस को क्या करना होगा, है ना। मेन सवाल ये था, तो यहां ध्यान से समझेंगे, एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे। ए स्पाउस ऑफ द सब्सक्राइबर हैज एन ऑप्शन टू कंटिन्यू एपीवाई अकाउंट इन केस ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर की डेथ के बाद जो स्पाउस है उसके पास एक ऑप्शन है एपीवाई अकाउंट को आगे बढ़ाने का। अदरवाइज जो स्पाउस है वो तो नॉमिनी है, अगर वो उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहती तो उसको जो भी पैसा चाहिए वो सारा पैसा मिल जाएगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर इसको आगे बढ़ाना है तो क्या करना होगा, ये समझना है। देखो, इन केस ऑफ डेथ ऑफ सब्सक्राइबर बिफोर 60 ईयर्स न्यू प्रेन विल बी जनरेटेड। नया प्रेन जनरेट होगा किसके नाम पर? स्पाउस के नाम पर। ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड स्पाउस विल बी अलाउड टू कंट्रीब्यूट फॉर द रिमेनिंग पीरियड। और स्पाउस को ही जितने भी रिमेनिंग पीरियड है उस पीरियड के लिए स्पाउस को जो है कंट्रीब्यूशन देना होगा। टिल द डेट ऑन विच ओरिजिनल और डिजीज सब्सक्राइबर वुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ 60 ईयर। जब तक जिसकी मृत्यु हुई है, जो सब्सक्राइबर जिसकी डेथ हुई है, जब तक उसके एक्चुअल उसके 60 ईयर्स नहीं हो जाते, है ना, तब तक जो है ये पैसा डिडक्ट होगा। मतलब तब तक जो है स्पाउस उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। स्पाउस विल बी अलाउड टू कंट्रीब्यूट सेम अमाउंट एज अर्लियर ऑप्टेड बाय द ओरिजिनल और डिजीज सब्सक्राइबर। ये भी क्लियर है, सेम अमाउंट आपको देना है। The balanced units available in the subscriber's APY account will be transferred to the APY account of spouse।
ध्यान रखिएगा, जब सब्सक्राइबर की डेथ हो जाएगी तो जो स्पाउस है उसको जो है अब उसको नया प्रन नंबर मिलेगा, है ना, प्रन मिलेगा, उसके बाद एपीवाई अकाउंट उसमें ट्रांसफर हो जाएगा स्पाउस के पास। ये ध्यान रखना है। स्पाउस विल बी अलाउड टू कंट्रीब्यूट फ्रॉम हिज और हर ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, वो अपने बैंक अकाउंट से भी डिडक्ट करा सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइबर की डेथ के बाद। इसके बाद एपीवाई ग्रीवियंसेस मॉड्यूल है, इन्होंने मॉड्यूल बनाया हुआ है, यहां पर कुछ नहीं है समझने वाला ज्यादा। मोबाइल एप्लीकेशन, इनकी एक मोबाइल एप्लीकेशन है एपीवाई एंड एनपीएस लाइट, जहां से आप क्या क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, ई प्रिम निकाल सकते हैं, व्यू वैल्यू ऑफ होल्डिंग्स, कितना अमाउंट आपका जमा हो गया है ना, कितने कंट्रीब्यूशंस आपने दिए हैं, लास्ट 5 कंट्रीब्यूशन ये दिखाएगा। चेक पर्सनल डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। रेजिंग ग्रीवियंसेस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी कंप्लेंट उसमें डाल सकते हैं। लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्टर थ्रू ईएपीवाई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी ईएपीवाई को आप देख सकते हैं। कैलकुलेटर देख सकते हैं इसका पेंशन का, ठीक है। तो ऐसे ही जो है बहुत सारी चीजें जो है इन्होंने बनाई है। एक चैटबॉट फैसिलिटी, आपने देखा होगा आजकल बैंक में ऑनलाइन जिनके पास नेट बैंकिंग होती है उनके पास एक चैटबॉट होता है ना। मान लीजिए आपके पास एचडीएफसी बैंक अकाउंट है ना, तो कुछ दिक्कत आई तो आप देखिए ई केया करके होगा, है ना, तो ई केया करके जो है वो खुलेगा, ओपन करेगा, उसमें सारी डिटेल्स रहती हैं। बस आप क्लिक करिए यस नो करके जो है आपको अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर नहीं मिलता तो कस्टमर केयर को कनेक्ट करना होता है। तो यहां पर वेदर वेरियस फॉर्म्स अंडर एपीवाई आर अवेलेबल ऑनलाइन, यस ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। विल देयर बी एनी ऑप्शन टू इंक्रीज और डिक्रीज द मंथली कंट्रीब्यूशन फॉर हायर और लोअर पेंशन अमाउंट, ये मैंने बताया अभी। आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, यानी कि अपग्रेड भी कर सकते हैं और डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि मैंने लिए 35। अब 35 से ज्यादा जो है, जो आगे होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर इसके बाद भी आपका कोई भी डाउट है तो आप जो है इस वीडियो में कमेंट करना, उस क्वेश्चन का जो है जो भी डाउट होगा उसको मैं क्लियर जरूर करूंगा। ये जो है ना, बहुत सारे लोगों ने जो मेरी पहली वीडियो उसमें कमेंट किए हुए हैं, उसी के बेसिस पर मैंने इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स जो है कवर किए हैं। इस वीडियो में भी जो भी कमेंट आएंगे उनको हम जो है अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इसके बाद के जितने भी एफएक्यूज है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, उनको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा शेयर करना, बेल आइकन को अभी प्रेस कर दो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो